गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th में हिंदी में पढ़ना है। आज है चैप्टर 22 में पार्ट 22 में पढ़ना है सिंगापुर की सैर। सिंगापुर तो सबको ही आप लोग सुने होंगे नाम, बहुत फेमस जगह है। सिंगापुर का जो वहाँ का कल्चर जो है, वहाँ का जो वातावरण जो है, लोग कहते हैं कि बहुत ही सुंदर है, आदमी का मन को मोहने वाला जगह है। सिंगापुर की सैर आइए हम लोग करेंगे आज। इसकी कहानी को पढ़कर हम लोग सिंगापुर की सैर करेंगे और जानेंगे कि सिंगापुर में क्या है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सिंगापुर के प्राकृतिक और दर्शनीय स्थल का सजीव वर्णन किया है। तो इसका वर्णन जो लेखक हमारे किए हैं उनका नाम है, लेखक का नाम इसमें नहीं दिया है, तो लेखक जो भी लिखे हैं आइए उसके बारे में हम पढ़ें। सिंगापुर की सैर। सिंगापुर को परियों का देश यूं ही नहीं कहा जाता है। सिंगापुर को हम लोग कहते हैं परियों का देश। अब देश कहने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों कहते हैं सिंगापुर को परियों का देश? यहाँ की भव्यता और चकाचौंध हर किसी को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। लोग कहते हैं कि सिंगापुर में जो सजावट है, जो वहाँ की प्राकृतिक है, उसको देखकर हर आदमी का मन करता है कि मैं भी वहाँ जाऊँ, मैं भी वहाँ घूमूँ, एक बार मैं भी सिंगापुर की सैर जरूर करूँ। कब कोई जब आकर सिंगापुर का वर्णन करता है मेरे सामने, तो मेरे सामने भी एक छवि छा जाती है और लोग मन करता है कि मैं भी सिंगापुर का सैर करूँ। हमने भी इस सुंदर द्वीप को देखने का मन बनाया। हम वायुयान द्वारा दिल्ली में सिंगापुर की ओर रवाना हुए। सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही हमारा मन प्रफुल्लित हो उठा। वहाँ का जो सिंगापुर का जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, एरोड्रम है, उसका नाम है चांगी। याद कर लीजिएगा, जीके का चीज़ हो गया, कभी पूछा जा सकता है कि सिंगापुर में जो इंटरनेशनल एरोड्रम है उसका क्या नाम है, तो चांगी। एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए हम एक शानदार कार में सवार हुए। वहाँ की गगनचुम्बी इमारतें, साफ सुथरी और घुमावदार सड़कों पर अनुशासित यातायात, बेलों और फूलों के लदे फूल, उन पर दौड़ती आधुनिकतम एवं तीव्र गति की कारों को देखकर ऐसा लगा मानो समय पंख लगाकर उड़ रहा। अब इसका वर्णन ऐसा किया जा रहा, लेखक ऐसा वर्णन कर रहा है कि पढ़ते पढ़ते और आपको सुनते सुनते आपका भी मन होगा कि मैं भी सिंगापुर एक बार जाऊं। तो वहाँ पर इतना ऊंचा वहाँ इमारत है और वहाँ पर सफाई जो है, सफाई पूरा है, और वहाँ पर फूल और सड़क इतनी चौड़ी, वहाँ पर देखिए गार्डन में फूल है और सब तरफ रोड इतनी चौड़ी है, कार उस पर दौड़ रही है और सब सिस्टम में, ऐसा नहीं कि आगे पीछे, सब वहाँ पर जितना चीज़ है, बिल्डिंग हो, सड़क हो, आदमी के चलने का स्टाइल हो, सब चीज़ वहाँ पर जो है एक सिस्टम में है। मेरे पत्रकार मित्र अखिलेश ने मुझे बताया कि सिंगापुर वैसे तो एक छोटा सा द्वीप है, परंतु ये छोटा देश अपने स्मृति के लिए जाना जाता है। पर्यटन इसकी समृद्धि का प्रमुख कारण है। यह दक्षिणी पूर्व एशिया में भूमध्य रेखा से 140 किलोमीटर उत्तर की ओर मलय फाड़िय द्वीप की दक्षिणी में बसा है। घनी आबादी वाले इस देश के आसपास लगभग 50 छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें कुछ ही द्वीपों को पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बसाया और सजाया गया है। बोलता है कि यहाँ पर जो है सिंगापुर एक छोटा सा द्वीप है और यहाँ के लोग बहुत ही धन संपन्न हैं, और कारण है कि यहाँ पर्यटक काफ़ी आते हैं, जिससे उनको इनकम आता है। पर्यटक जब घूमने आएंगे तो पैसा कुछ दे के जाएंगे, घूमने आएंगे, खर्चा होगा, तो वो हमारा इनकम का सोर्स बनेगा। तो इससे वहाँ के लोग बहुत ही संपन्न हैं, धन संपन्न हैं। और वहाँ पर मनोरंजन से, वो जिसमें कुछ द्वीपों को पर्यटकों के लिए मनोरंजन के लिए बसाया गया है, ताकि लोग यहाँ पर आएंगे। अगर हम वहाँ पर कुछ अच्छा व्यवस्था नहीं देंगे तो लोग क्यों घूमने के लिए आएंगे? हम ऐसा कुछ बना दिए हैं, डाल दिया गया है वहाँ पर, जिससे बाहर के लोग आकर्षित हों और हमारे यहाँ घूमने आए और मुझे उससे कुछ इनकम हो।
यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ विभिन्न देशों की सांस्कृतिक इतिहास तथा भाषा का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। आकार में मुंबई से भी छोटे इस देश की आबादी लगभग 35 लाख है। यहाँ हमारा मुंबई शहर से छोटा है, लेकिन इसकी आबादी जो है 35 लाख है, जिसमें चीनी, मलय और 8% भारतीय हैं। यहाँ मुख्यतः चीनी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर जो सिंगापुर में हमारे इंडियन जो हैं 8% है, और यहाँ का जो भाषा लैंग्वेज जो है चीनी, अंग्रेजी और भाषा यहाँ पर ज़्यादातर बोली जाती है। कार चालक हमें देखकर काफ़ी उत्साहित था। उससे बातचीत करके पता चला कि वह इतिहास का छात्र रह चुका है। उसने कई देशों के इतिहास पर थीसिस तैयार की है, जिसमें भारत और सिंगापुर मुख्य है। वहाँ हमें होटल छोड़कर अगले दिन सिंगापुर की सैर करवाने हेतु नियत समय पर आ पहुँचा। उसने हमें बताया कि सिंगापुर की स्थापना 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने की थी। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में दिल्ली के तत्कालिक वायसराय द्वारा कंपनी का व्यापार बढ़ाने के लिए सिंगापुर भेजा गया था। पहले यह सिंगापुर से जुड़ा हुआ था। सन 1965 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसका उदय हुआ। तो बोलता है कि मलेशिया से जुड़ा, उसके बाद 1965 में ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आपको इसका उदय हुआ, लोग जाने। इस देश के विषय में एक किंवदंती है कि 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप का एक राजकुमार शिकार हेतु सिंगापुर द्वीप आया था। इस द्वीप पर सिंहों को देखकर उसने उसका नाम सिंगापुरा अर्थात सिंहों का द्वीप रखा। सिंगापुर नाम पड़ने के पीछे इसका कारण है। अब है बोल रहा है कि बता रहा है कि इसमें एक राजा थे, सुमात्रा द्वीप आए थे शिकार खेलने के लिए, और देखे जबकि यहाँ पर सिंगापुर द्वीप पर और सिंहों को देखकर उसका नाम, इतना ज़्यादा सिंह थे, शेर था वहाँ पर, उसका नाम उन्होंने सिंगापुरा कर दिया, यानी कि सिंहों का द्वीप रख दिया। तो अब बदल कर सिंगापुर कर दिया गया। पहले पुर था, ये सिंहों का द्वीप, अब उसको नाम बदलकर सिंगापुर बन चुका है। आज भी सिंगापुर के डॉलर और सेंट के सिक्कों पर आधुनिक नाम सिंगापुर और पुराना नाम सिंगापुरा अंकित है। तो नाम में अंतर, सिंगापुरा फूर हो गया, पहले था सिंगापुरा। अब इसको हम लोग आज आधा कहानी मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, और आधा कहानी जो है आपको कल पढ़ाऊँगा। तो आप खुद से भी पढ़ लेंगे इसको एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंगापुर क्या है। और इसके बारे में आप किसी और से पूछिएगा जो सिंगापुर का सैर किया है, तो आपको इतना ढंग से बताएगा, उसका वर्णन करेगा कि मन हो जाएगा कि मैं भी सिंगापुर एक बार जरूर जाऊं घूमने के लिए। गुड मॉर्निंग क्लास 7. नाउ आई एम टुडे लेसन इज lesson 6 of the subject SST, and the topic is settlement, transport and communication. देखिए, अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर को अगर कोशिश करें कि अगर आप इसे शॉर्ट में जानने की कोशिश करें, तो सिंपल से अगर आप इसका डिफिनीशन जो इसके जो स्ट्रक्चर जो आपका जो इस सब्जेक्ट का जो हेडिंग दिया उसी से आप समझ सकते हैं। सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सेटलमेंट क्यों पहले दिया, इस पर आप सोचिए थोड़ा सा। अगर हम लोग पास्ट में जाए अपने अर्थ के, ठीक है, तो बाबू सबसे पहले कुछ लोग ही धरती पर थे, ठीक है, यानी कि करोड़ों में जनसंख्या नहीं होगी, 100 होंगे, 200, 500, 1000, ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ा है। 20 साल, 25 साल, हजारों साल का प्रक्रिया से ये बढ़े हैं, इतने पॉपुलेशन आज अर्थ पे हुए हैं। तो पहले लोग सेटलमेंट होना सीखे होंगे, यानी कि पहले लोग स्थिर होना सीखे होंगे, क्योंकि पहले लोग कोई कहीं रहता होगा, कोई कहीं, तो उनके बीच में स्थिरता, सेटलमेंट की कमी होगी, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले लोग ग्रुप बनाना सीखे होंगे, फिर ग्रुप बनाने के बाद लोग सेटलमेंट यानी कि स्थिर रहना सीखे होंगे। लोग एक कमिटी बनाना का चालू किए होंगे। उसके बाद जब स्थिर हो गए होंगे तो लोगों ने भ्रमण करने का सोचा होगा, लोगों ने ट्रांसपोर्ट करने का सोचा होगा।
सामान को कहीं यहाँ से वहाँ पहुँचाने का सोचा होगा, या वहाँ क्या है वहाँ से यहाँ लाने का सोचा होगा, ठीक है। यानी कि लोगों के अंदर जागरूकता थी, जो नई सोच जो थी वो लोगों को इधर उधर ले गई, और आज उसी का मतलब कि नतीजा है, या उसी का कहा जाए कि रोल है कि आज हम लोग इतने अलग अलग सब चीज़, यानी कि पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट है। उसके बाद कम्युनिकेशन, मैंने बोला है कि यहाँ से लोग वहाँ गए तो यहाँ की जानकारी वहाँ देकर आए, वहाँ से लोग यहाँ आए तो जानकारी यहाँ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने ही कंट्री की बात करें इंडिया में, तो देखिए भारतों पर मुगलों का शासन यानी कि मुसलमानों का शासन रहा, डच भी रहे, हॉलैंड के भी लोग आए, ईसाई भी आए, ठीक है। यानी कि भारत में लगभग देखा जाए तो मेनली जो बड़े रिलीजन है वो सब शासन करके गया। तो क्या उन लोगों का जो कुछ धर्म है, कुछ जो संस्कार है वो हम लोगों ने नहीं सीखा? हम लोगों ने सीखा, उन लोगों ने भी कुछ हमसे सीखा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। रिलीजन में हो, चाहे अदर चीज़ में हो, चाहे ड्रेस कोड में हो, सब में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अब आपको इस बुक के हिसाब से मैं चालू करता हूँ। देखिए सेटलमेंट से ही चालू करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला टॉपिक लगभग मैंने पढ़ा ही दिया। व्हेन पीपुल build homes where few or no people have lived before, such a habitat is called settlement। देखिए ऐसे जगह जहाँ पे लोगों ने घर बनाया, ठीक है, घर बनाकर लोग वहाँ पे रहने लगे, उसके पहले वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, उसी को लोगों ने नाम दिया सेटलमेंट। ए मॉडर्न सेटलमेंट बिल्डिंग्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड द इनहेबिटेट्स ऑफ द सेटलमेंट। अगर मॉडर्न में बात की जाए, आधुनिक में बात किया जाए, तो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सब सेटलमेंट के फैक्टर हैं। ओरिजिन की बात करें बाबू सेटलमेंट का, व्हेन मैन वाज ए नोमैड, जब लोग क्या थे बाबू, घुमंतु थे। ही लिव्ड इन नेचुरल शेल्टर्स, तो वो उस समय प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक क्षेत्रों में रहा करते थे। सच ए केव्स, एग्जाम्पल के लिए गुफा ले ले, ठीक है, गुफा में सबसे पहले लोग रहा करते थे, ये तो बात आप जानते ही हैं, ठीक है, केव में हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए दिज ड्विलिंग वेयर द फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट, और ये पहला मानव का सेटलमेंट माना जाता है क्षेत्र। दिस सेटलमेंट वेयर नॉट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड, लेकिन इन क्षेत्रों में लगातार लोग नहीं रह सकते थे, ठीक है, क्योंकि कभी ज़्यादा बारिश हो गई तो पानी घुस जाते होंगे, कभी कुछ ही प्रकार से, यानी कि यहाँ पे समस्याएं जो थी वो बराबर थी, ठीक है। इसलिए वो उनके लिए होल लाइफ के लिए नहीं थे, कुछ समय के लिए हो सकते थे। एज मैन हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, उसके बाद लोग जो थे एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे भोजन की तलाश में। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर हिम टू सेटल डाउन इन वन प्लेस एंड बिल्ड ए परमानेंट होम, उसके बाद लोग देखा कि एक जगह रुककर परमानेंट घर बनाया जाए, ठीक है। और यहीं से लोगों ने सेटलमेंट के बारे में सोचा, यानी कि लोगों ने स्थिरता के बारे में सोचना चालू किया। समय के साथ लोग जब रहते गए तो समय के साथ विलेज बने, गांव का निर्माण हुआ, फिर छोटे छोटे शहरों का निर्माण हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर कंट्री, ऐसे करके फॉर्मेशन होते गए, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती गई। और इसी प्रकार से जो क्षेत्र जो थे जहाँ पे लोग रहा करते थे वो बढ़ते गए। अब एक बात करा कि साइट ऑफ सेटलमेंट, लोग कहाँ रहते थे, ये भी बात जानना जरूरी है। देखिए अगर हम लोग पूरा अपने एंशिएंट को ही देखें, अपने पास्ट को ही देखें, तो जनरली हम देखते हैं कि लोग ऐसे जगह पर रहना पसंद करते थे जहाँ पे पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। और कौन सी पानी की मात्रा? स्वच्छ, जो वो फ्रेश वाटर जिसको वो पीते होंगे, ठीक है, ड्रिंक करते होंगे। तो इसलिए लोग वैसे क्षेत्रों पर, कहाँ पे, तो नदी के किनारे, मैदानी क्षेत्रों में, समतल क्षेत्रों में। समतल क्षेत्रों में क्यों लोग रहते थे? समतल क्षेत्रों में चूँकि उन्हें पानी भी मिल जाता होगा, और दूसरा कि फसल उत्पादन भी हो जाता होगा, क्रॉप प्रोटेक्शन भी कर लेते होंगे। और वहाँ का ज़मीन अगर समतल है तो घर या दूसरे चीज़ें बनाने में, यानी कि शेल्टर बनाने में उन्हें टाइम नहीं लगता होगा। इसलिए अगर बात किया जाए कि जब लाइफ की बात की जाए अर्थ पे, ठीक है, तो जो प्रोसेस जो चालू हुआ, जो लोगों का जो सेटलमेंट का प्रोसेस जो चालू हुआ, ठीक है, वो आपका नदी के किनारे यानी कि बैंक ऑफ द रिवर और समतल जमीनों से ही चालू हुआ, ठीक है। तो कल इसके आगे इसमें पढ़ेंगे लोग। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th के मैथ में एक्सरसाइज 13.6 आप पढ़ेंगे। इसमें फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन हुज रेडियस r। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम बता चुके थे, फर्स्ट एंड सेकंड दो बता चुके थे, सी भी बता चुके थे। The circumference of the circular flower bed is 88 meter. Find its area. अब आपको फिर सी नंबर से हम सुनाते, डी नंबर से कंप्लीट करते हैं। डी नंबर में है द एरिया ऑफ सर्किल 616 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ है 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फाइंड इट्स रेडियस, और फाइंड क्या करना है, रेडियस करना है, आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंडीशन है कि एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्किल के स्थान पर क्या है, 616 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 616 मीटर स्क्वायर लिख देंगे और पाई का वैल्यू 22/7 लिख देंगे इंटू आर स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर टेक्निक क्या है, आर स्क्वायर हमको निकालना है, तो 7 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 616 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम इसको काट करेंगे, काटने के बाद जो आएगा वह आर का वैल्यू होगा। अब इसमें अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाता है। ठीक है, और रूट के अंदर जो सॉल्व करेंगे, रूट के बाहर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको काटते हैं, और काटते कैसे, 11 से देखते हैं ये कटने वाला है कि नहीं। तो 11 से 2 तो कट जाएगा 22, और 11 से इसको काटते हैं तो 11 5 जा 55, इसमें बचा कितना 6, तो 11 6 जा 66 हो जाएगा। तो 11 से ये दोनों कट गया, 11 2 जा हो गया, और 11 5 जा 55, 11 6 जा 66। अब ये 2 से ये 56 कट जाएगा कितने बार में, तो ये कटेगा 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 से 28 बार में। अब 28 इंटू 7 करते हैं तो मेरे पास क्या बचता है उसको देखिए, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 7। टेक्निक देखिएगा कि आर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, रूट कर दिए इसको। अब ये 28 लिखते हैं, 28 इंटू 7, ये देख रहे हैं। अब इस 28 का फैक्टर तोड़ते हैं तो 7 इंटू 4 हो जाएगा। अब 7 इंटू 4 मतलब इसी चीज़ को हम देखते हैं, 28 को फैक्टर तोड़ते हैं तो 7 इंटू 4, 7 4 जा 28। अब यहाँ आप देखेंगे कि एकदम सिंपल सी बात है, आर इक्वल टू रूट अंडर 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब ये 28 है, 7 2 जा 14, 2 जा 28, इंटू 7 है, तो 7 2 टाइम्स है और 2 भी 2 टाइम्स है। तो आर का वैल्यू कितना हुआ, 7 2 टाइम, 2 to 7 है, 1 7 आ गया, 2 2 है, 1 to 2 आ गया, तो 7 2 जा 14। आर का वैल्यू कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर। तो ये
ये क्लियर हो गया कि आर का वैल्यू क्या निकला 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो आप कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्मूला अगर याद करते हैं तो उस फॉर्मूला के अनुसार आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। ई नंबर क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 66 मीटर। ठीक है, कहता है द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 66 मीटर, यानी डायमीटर दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर है आपका ई, है ना। डायमीटर दिया हुआ कितना 66 सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर है। ठीक है, ऑन इट्स आउटसाइड देयर इज ए 4 मीटर वाइड पाथ, बाहर में 4 मीटर, आउटसाइड में 4 मीटर पाथ है ना, आउट साइड 4 मीटर पाथ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यह एक सर्किल हो गया, ठीक है, सर्किल हो गया, सेंटर हो गया आपका, और इस सेंटर में यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा 66/2 33, तो रेडियस हो जाएगा कितना 33। ठीक, अब इसके चारों तरफ, यानी इसके चारों तरफ से ये सर्कुलर पाथ है, ये है 4 मीटर। ठीक है, तो ये 4 मीटर का मतलब कि ये डिस्टेंस बढ़ गया, ये हो जाएगा 4 मीटर। अब क्वेश्चन कहता है कि द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ 66 मीटर, ऑन इट्स आउटसाइड देयर इज ए 4 मीटर वाइड पाथ रनिंग अराउंड इट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द पाथ, है ना, एट द 2 रुपीज़ 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो पाथ है, इस पाथ का एरिया हमको निकालना है। तो इस पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, इस पाथ का एरिया तभी निकलेगा जब हम दोनों एरिया निकाल देंगे, मतलब इनर साइड का एरिया और आउटर साइड का एरिया। इनर साइड के एरिया से आउटर साइड के एरिया को घटा देंगे तो निकल जाएगा। अब एकदम सिंपल सी बात आप जान लो कि ये जो रेडियस हुआ r = 33 सिर्फ यहीं तक हुआ, और r = यहाँ 33 और 37 हो जाएगा, 37 मीटर। अब दोनों एरिया आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ इनर साइड, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ इनर साइड, यानी πr²। इसका एरिया हो जाएगा कितना, इसका एरिया हो जाएगा πr²। πr² का मतलब क्या हुआ 22/7 इंटू 33 इंटू 33। ठीक है, अब दूसरा जो हुआ एरिया ऑफ आउटर साइड, यानी टोटल एरिया कितना होगा, तो उसका भी होगा πr², 22/7 इंटू 37 इंटू 37। अब आप
एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ निकालेंगे तो यहां पर देखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, बाहर बड़ा वाला जो एरिया है वो है 22/7 इंटू 37 इंटू 37 माइनस 22/7 इंटू 33 इंटू 33, मतलब 22/7 कॉमन हो गया, मेरे पास 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 22/7 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इसको हम 37 प्लस 33 कर देते हैं और एक बार कर देते हैं 37 माइनस 33, ठीक है। अब आप देखेंगे 22/7 इंटू जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 3 3 6 1 7 70 और इंटू घटाएंगे तो 4। अब 7 से ये 70 तो कट जाएगा 10 टाइम्स। अब मेरे पास क्या बचा 22 इंटू 10 इंटू 4 है ना, तो 22 चौक 88, 88 दा 880 मीटर स्क्वायर एरिया बचा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, कहता है कि सर्कुलर एक सर्किल है जिसका डायमीटर कितना है 66, क्लियर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 33, 66/2 तो ये रेडियस का हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये कहता है कि इसका जो आउटर साइड में 4 मीटर एरिया है, इस 4 मीटर एरिया हम बढ़ा दिए आउटर साइड में। अब इस एरिया को जो रेडियस है 33, 4 उसमें इंक्लूड हो जाएगा तो ये आउटर साइड का सर्कुलर पाथ हो जाएगा। अब ये दोनों एरिया, इनर साइड का एरिया और आउटर साइड का एरिया, दोनों एरिया में से यानी आउटर साइड के एरिया में से इनर साइड के एरिया को लेस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सर्कुलर पाथ निकल जाएगा। अब जब सर्कुलर पाथ निकल गया, सर्कुलर पाथ निकालने के लिए ये सिस्टम अप्लाई किए हम। सर्कुलर पाथ जब निकल गया तो सर्कुलर पाथ के बाद ₹2.50 से उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टर्फिंग का चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। टर्फिंग का चार्ज कितना है ₹2.50 पर मीटर स्क्वायर है। तो जो मेरा निकला है 880 मीटर स्क्वायर, इसमें टर्फिंग का चार्ज हो जाएगा 880 मल्टीप्लाई बाई ₹2.50। अब ये मल्टीप्लाई करने आता होगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका कॉस्ट निकल जाएगा। क्या निकलेगा, कॉस्ट, क्लियर। अब मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, तो मल्टीप्लाई आप अपने से कर लोगे, इसका कॉस्ट निकल जाएगा और रुपया में आंसर आएगा, क्लियर। तो आज तक का ये आपका क्वेश्चन नंबर ई था, ठीक है। और एफ जो है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस, तो फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज रेडियस 21 सेंटीमीटर। यानी फाइंड एरिया और सर्कमफेरेंस निकालना है और सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, तो एरिया आप निकाल सकते हो πr², और सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हो 2πr। बिल्कुल सिंपल है। अगर रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर तो सर्कमफेरेंस भी निकल जाएगा और रेडियस भी निकल जाएगा, और रेडियस तो दिया ही हुआ है, सर्किल का एरिया भी निकल जाएगा। एरिया क्या होता है πr², तो r दिया हुआ है। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, तो r दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एफ नंबर आपका बन गया। जी नंबर में दिया हुआ है, नीचे फिगर दिया हुआ है, फिगर में रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के बीच में एक सर्किल है और सर्किल का रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ कंडीशन देख लीजिए। इन द गिवन फिगर ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड 90 मीटर लॉन्ग और 32 मीटर ब्रॉड है,
और मिडिल में, इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड देयर इज ए सर्कुलर टैंक ऑफ द रेडियस 14 मीटर। सर्कुलर टैंक है, गड्ढा है जिसमें 14 मीटर रेडियस है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टर्फिंग द रिमेनिंग पर्सन एट द रेट 2 रुपीज़ 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। और इसमें जो रेक्टेंगुलर जो फील्ड है, उस रेक्टेंगुलर फील्ड के बीच में सर्कुलर पार्ट छोड़ करके जो शेष बच रहा है, रिमेनिंग पर्सन बच रहा है, उसका टर्फिंग कराना है, उसमें मतलब बनवाना है। टर्फिंग कराने का मतलब क्या हुआ, ईटाकरण कराना है। तो इस तरह से उसका रेट 2 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सबसे पहले एरिया निकालोगे, किसका, रेक्टेंगुलर रीजन का। रेक्टेंगुलर जो पर्सन है, रेक्टेंगुलर जो फील्ड है, ग्राउंड है, उसका एरिया निकालोगे। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, जैसे सिंपल आपको बता दें, जैसे मान लो कि ये है आपका फील्ड और इसी में क्या है, ये है 90 मीटर ए बी सी डी और ये है 32 मीटर और इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो 14 मीटर दिया हुआ। ठीक है, करना कुछ नहीं है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर टैंक, बस दोनों के एरिया को घटा देना है, आपका रिमेनिंग पर्सन का एरिया निकल जाएगा और टर्फिंग का चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है। एकदम सिंपल बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 90 मीटर और ब्रेथ कितना है 32 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे आप, 0 9 दूना 18, 1 27 1 28, 2880 मीटर स्क्वायर, ये निकल गया आपका एरिया ऑफ। अब सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, रेडियस 14 है तो 7 से ये कट देगा 2 टाइम्स। अब यहाँ पर 22 इंटू 2 इंटू 14, ये निकल गया मीटर स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 22 दूना 44, सॉरी 44 और 14 से मल्टीप्लाई करना है, 16 4 6 11 616, तो ये हो जाएगा आपका 616 मीटर स्क्वायर। अब देखिए रेक्टेंगुलर सीट जो देखें आप, रेक्टेंगुलर ये जो फील्ड है इसका एरिया निकला है 2880 मीटर स्क्वायर और सर्कुलर का कितना निकला है 616 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर दें हम, लेस कर दें, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पर्सन निकल जाएगा, रिमेनिंग पर्सन। अब घटाते हैं इसमें से, 10 में से 6 गया 4, 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, यहाँ बचा 8 में से 6 गया 2, यानी इतना मीटर स्क्वायर हो गया। और इसी में जो रिमेनिंग पर्सन का एरिया निकला उसमें हमको
कॉस्टिंग चार्ज कितना है? 2 रुपया 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप एरिया ऑफ रिमेनिंग पर्सन 2264 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट ऑफ टर्फिंग कॉस्ट कितना है? 2 रुपया 50 पैसा मल्टीप्लाई 2264 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 2264 मीटर स्क्वायर में 2 रुपया 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर क्या होगा? रुपया में निकलेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। 13.6 में ए से लेके जी तक क्वेश्चन था, जी तक कंप्लीट किए। और कल आपका कोई प्रॉब्लम यदि होता है तो आप कमेंट करोगे। साथ साथ चैप्टर चेकअप, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो कल ये कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।